नमस्कार दोस्तों, बोले भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शांता सिंह। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पोस्ट से अपने भतीजे आकाश आनंद को हटा दिया है। उनका एक बयान इसके पीछे बड़ी वजह बताया जा रहा है। आज हम इसी मुद्दे का विश्लेषण करेंगे, लेकिन इससे पहले आप बीएसपी को बनाने वाले काशीराम को याद कीजिए। काशीराम को बीएसपी में साधारण कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेता और स्वयं मायावती मान्यवर कहकर आदर देते थे। काशीराम अपने संघर्ष और बीएसपी के शुरुआती दिनों में कहा करते थे कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए होता है। काशीराम की बीएसपी तीनों फेज से गुजर चुकी है। 2 फेज से उनकी जीते जी और तीसरे फेज से उनके मरने के बाद 2005 में काशीराम का निधन हुआ और 2007 में बीएसपी ने पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बनी थी। तब मायावती में अपरंपार संभावनाएं देखी जाने लगी। राजनीतिक पंडित उन्हें 2009 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार मानने लगे। 2009 गुजर गया और 2012 में जब एक बार यूपी की सरकार मायावती के हाथों से फिसली, तो फिर चुनाव दर चुनाव उनका वोट बैंक भी फिसलता गया। ये कैसे हुआ, पहले आप उसको समझिए। 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी को अब तक का सर्वोत्तम वोट मिला 30.43%। उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में वो वोट गिरकर 27.42% रह गया। हालांकि तब भी बीएसपी 20 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 25.91% वोट पाकर यूपी की सत्ता गंवा दी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो वोट और गिरकर 19.77% रह गए, जिसके कारण बीएसपी का खाता तक नहीं खुल पाया। 2017 के विधानसभा चुनाव में वोट बढ़कर 22.33% जरूर हो गए, लेकिन बीजेपी की प्रचंड लहर में सीटें 19 रह गईं। यानी इतनी भी नहीं थी कि बहन जी खुद को राज्यसभा में भेज सकें। 2019 में समाजवादी पार्टी और आरएलडी से गठबंधन में बीएसपी को 19.43% वोट मिले थे और सीटें 10 मिली थी। लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव बीएसपी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वोट गिरकर 12.9% रह गए और सीट मिली सिर्फ एक। 403 की विधानसभा में सिर्फ एक सीट। वोटों के इस इतिहास और रिकॉर्ड के साए में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएसपी का भविष्य कैसे फिसलन का शिकार है। और इसी बीच पिछले साल दिसंबर में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और इस तरह जो बीएसपी अब तक बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों की तरह पारिवारिक विरासत की पार्टी नहीं थी, उसे समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस की तरह पारिवारिक पार्टी में परिवर्तित कर दिया। मायावती कहती हैं कि बीएसपी एक आंदोलन है, जो कि आंशिक रूप से सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आंदोलन कभी था। आज वो मायावती की जेबी पार्टी है। उस पार्टी को काशीराम ने बनाया था। उनकी सहमति से ही वो नेतृत्व मायावती के हाथों में आया। लेकिन मायावती ने धीरे धीरे काशीराम के साथ वाले नेताओं को ही पार्टी से पैदल कर दिया और 2023 के दिसंबर में अपने भतीजे को वारिस बनाकर ये भी बता दिया था कि बीएसपी आंदोलन की नहीं, मायावती की निजी पार्टी हो गई है। जिसे जो मनाए वो करे, लेकिन बीएसपी मायावती के हिसाब से ही चलेगी। आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकार से अलग करते हुए मायावती ने लिखा है कि उनमें पूर्ण परिपक्वता का अभाव है, यानी कि वो मैच्योर नहीं है। यकीनन उनकी बात सही होगी। आकाश की उम्र 28 साल है। उनकी स्कूलिंग दिल्ली से और एमबीए की पढ़ाई लंदन से हुई है। वो अंग्रेजीदा हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। आम लोगों के संताप का ताप उन्होंने झेला नहीं है। जिन दलितों की गूंगी आवाज को काशीराम और मायावती ने बुलंदी दी थी, उन दलितों की पहली नजर की वेदना और विपन्नता को आकाश आनंद ने भुगता नहीं है। 2017 में आकाश आनंद 21 साल की उम्र में जब राजनीति में आए, तब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दलित चेहरा उभरने लगा था। नाम चंद्रशेखर आजाद। जहां उसी साल ठाकुर बनाम दलित की लड़ाई में जेल जाकर चंद्रशेखर आजाद की एक जुझारू दलित की छवि बनी, वहीं आकाश आनंद की कोई छवि नहीं बनी। वो सुर्खियों में पिछले साल दिसंबर में ही आए, जब मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। आकाश उत्तराधिकारी तो बन गए, लेकिन गंभीरता नहीं आई। गंभीरता को ढकने के लिए उन्होंने आक्रामक तेवर अपनाए।
अपने पुरखों की नकल शुरू की, नाटकीय अंदाज में भाषण देने लगे। अगर आप आकाश आनंद की राजनीति और राजनीतिक बयान को देखें तो वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक जमाने में काशीराम और मायावती का होता था। काशीराम किसी भी पार्टी के साथ जाने को तैयार रहते थे। उनके लिए सत्ता की किल्ली, वो भी मास्टर किल्ली पाना महत्वपूर्ण था। उसी तरह अपने तमाम इंटरव्यू में आकाश आनंद ने कहा भी है कि वो सत्ता के लिए किसी भी पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि सत्ता से ही दलितों का भला होगा। अयोध्या में राम मंदिर की जगह पर काशीराम ने शौचालय बनाने की बात की थी। आकाश आनंद ने भी थोड़ी नरमी के साथ कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने नहीं जाएंगे, बल्कि वो संसद में जाना पसंद करेंगे। काशीराम भी विरोधियों पर और खासकर अगड़ी जातियों पर बेहद तीखे हमले करते थे। आकाश आनंद भी करते हैं। तिलक तराजू और तलवार वाली टिप्पणी से लेकर कांग्रेस और बीजेपी के लिए सांपनाथ और नागनाथ वाली बात बीएसपी की फिलॉसफी का हिस्सा रही है। अब उससे भी 4 कदम आगे जाकर आकाश आनंद ने बीजेपी की सरकार की तुलना आतंकवादियों और तालिबान से कर दी। सीतापुर में उन्होंने जूता निकालने से लेकर योगी सरकार पर बहुत सारी अभद्र टिप्पणी कर दी। इस पर चुनाव आयोग ने भी पूछ लिया कि भाई ये सब क्या है। साथ ही एफआईआर भी दर्ज हो गई। आनंद भूल गए थे कि अब काशीराम इस दुनिया में नहीं है और इस बीच मायावती की जुबान और तेवर भी बहुत मुलायम हो चुके हैं। 2007 में ये कहकर कि हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, मायावती वोट समीकरण जोड़ने के लिए पहुंच गई थी, जबकि आकाश आनंद की वाणी और राजनीति उन्हें बीएसपी की 30 साल पुरानी राजनीति की तरफ ले जा रही थी। शायद मायावती चाहती नहीं, इसलिए आकाश आनंद को अपरिपक्व बताकर पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकार से वंचित कर दिया। वैसे देखा जाए तो आकाश इस चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाते हुए विरोधियों पर काफी हमलावर दिखे। आकाश आनंद यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। जहां दलित चेतना पर फोकस किया, वहीं गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई से लेकर पेपर लीक जैसे आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाते रहे। लेकिन सीतापुर में दिए उनके आक्रामक और भड़काऊ भाषण के बाद मायावती ने जिस तरह एक्शन लिया, उसके बाद कुछ सवाल उठते हैं। सवाल 1, अगर आकाश आनंद अपरिपक्व हैं तो मायावती जैसी मंझी हुई नेता को इसका अंदाजा दिसंबर में ही क्यों नहीं हुआ? क्या परिवार प्रेम ने मायावती की आंखों पर पर्दा डाल दिया था? और यदि ऐसा है तो फिर दलित आंदोलन का क्या होगा? क्या यहाँ भी दलित आंदोलन, दलित संघर्ष, परिवारवाद और वंशवाद की भेंट चढ़ जाएगा? सवाल नंबर 2, मायावती ने आकाश आनंद को कुछ समय के लिए उत्तराधिकार से वंचित किया है कि हमेशा हमेशा के लिए? अगर ये अल्पकालिक फैसला है और बाद में पार्टी की कमान आकाश आनंद के हाथों में ही सौंपनी है, तो फिर ये पाखंड रचने की जरूरत क्या है? और अगर भविष्य में पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करनी है, तो फिर वो नीति, वो फैसला स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा? सवाल नंबर 3, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मायावती डर रही हैं, नरेंद्र मोदी से पंगा लेने से डर रही हैं, और जिस भतीजे आकाश आनंद ने बीजेपी पर जिस तरह से हमला किया है, उससे प्रतिक्रिया की आहट को भांपते हुए भतीजे को बचाने के लिए उन्होंने उसे पद से हटा दिया? देखा जाए तो कुछ भी संभव है, और इन सारे सवालों के जवाब में आकाश आनंद का नहीं, बल्कि बीएसपी और मायावती का भविष्य छुपा है। जो पार्टी कुछ समय पहले तक एक आंदोलन थी, आज उसी पार्टी बीएसपी का वोट बैंक इतना कमजोर हो गया है कि इनके सामने अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है। इस चुनाव में पार्टी नहीं संभली तो हो सकता है कि मायावती के लिए राजनीतिक संन्यास की स्थिति आ जाए। वैसे भी पिछले 10 सालों से वो चुनाव छोड़कर और किसी भी समय में सक्रिय नहीं दिखी। चुनाव के दौरान भी उनकी सक्रियता जनता के बीच नहीं, बल्कि सोशल नेटवर्क पर है। वो तो दलित जागरूक हैं, इसलिए इन्हें ढो रहे हैं, लेकिन कब तक ढोएंगे? यही हाल रहा तो कहीं दलित मतदाता मायावती और बीएसपी को उसी तरह उठाकर जमीन पर ना पटक दें, जैसे बहन जी ने भतीजे आकाश आनंद को पटका है। बोले भारत में आज इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। अगर आपको हमारे एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।